अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि हम सीपीआई की रिपोर्ट आने से पहले, सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद, सेम इसी तरीके से फेड के इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट से पहले और बाद जो है वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ओवरऑल कवर करते हैं। एक वीडियो हम पहले बनाते हैं और एक वीडियो कुछ हम बाद में डिस्कस करते हैं। आज जो है वो वीडियो हमारी होगी फेड इंटरेस्ट रेट के बाद ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो कुछ यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं, investing.com में आकर इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तमाम चीज़ें ग्रुप की गाइड सेक्शन में अवेलेबल होती हैं लिटरेचर के साथ। लास्ट में कि देखें तो 3.25 था, इसमें बेस 75 मतलब 0.75 ऐड करेंगे तो 4% बन जाएगा। बेस 75 होता है 0.75, ठीक है, तो इसमें ऐड करें 4%, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट प्रेडिक्टेड है 450 से लेकर जो यानी कि बेस 50 बढ़े या बेस 75 बढ़ेगा तो 475 तक जो है वो हो जाएगा, जिसके चांसेस लोगों को कम रखते हैं। और 60% लोगों को ये लगता है कि 4.5% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। ओवरऑल ये सिचुएशन थी 2019 में। फिर कोविड वाली सिचुएशन में जो है फिर हमें ये नज़र आया इंटरेस्ट रेट 0.25 था, और कोविड के बाद जो है वो फिर ये राउंड अबाउट हमने सीपीआई की रिपोर्ट के साथ भी इसको शेयर किया है। चार्ट में एक दफ़ा रिकॉल करा दूंगा। फिर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा, स्टॉक नीचे गिरते रहे, सीपीआई की रिपोर्ट भी इस तरीके से बढ़ती है। ये तो एक छोटा सा एक समझ लीजिए रिव्यू है। अब इसको थोड़ा बड़ा करते रहें और यूएस इकोनॉमी को पूरा ही कवर कर लें एक तरीके से। तो अगर देख लें 1982 से अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट 1986 में कम हुआ था, उसके बाद 1989 तक बढ़ता रहा, फिर 1992 तक। 1992 के बाद उसने एक एम की सिचुएशन बनाई और 2000 में एम क्रैश हुआ, जो 2001 तक क्रैश रहा, यानी कि मतलब इंटरेस्ट रेट कम होता रहा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाना शुरू किया और फिर 2006 और 2008 की सिचुएशन इंटरेस्ट रेट 2.25 था। उसके बाद भी मार्केट ने क्रैश किया था। ओवरऑल फिर ये सिचुएशन है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट दोबारा से जो है वो 2015 में बढ़ना शुरू हुआ, फिर कोविड की वजह से कम हो गया और ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल इस वक्त यूएसए की तकरीबन आप देख लें 1982 से ये सिचुएशन। अब 1982 को इस वक्त डिस्कस करने का मतलब क्या है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1982 में यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो 30 ईयर बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो 30 साल के बॉन्ड होते हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल, एक मेजर रोल होता है। जिसने 30 साल पहले एक बॉन्ड खरीदा है, उसकी डॉलर के हिसाब से क्या वैल्यू, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो स्टॉक लेता तो कितना प्रॉफिट होता, अगर गोल्ड लेता तो कितना प्रॉफिट होता, क्या 30 साल पहले बॉन्ड लेकर आज 30 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो लॉस में है। इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो होता है। इसी वजह से बॉन्ड मार्केट क्रैश करती है, फिर जो है वो रियल स्टेट क्रैश करती है, फिर सब कुछ ही जो वो एक तरीके की चेन सिस्टम के साथ जो टूटता जाता है। ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना कम करने से फिर जो है वो सब कुछ फ़र्क पड़ रहा होता है। और जब तक पूरी मार्केट क्रैश नहीं हो जाती, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फिर वहाँ से बाय करते हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करती है। अब पीटर स्किप गोल्ड को जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ज़ाहिर सी बात है, स्टॉक क्रैश की, तमाम चीज़ें क्रैश की हैं। ज़ाहिर सी बात है, इससे पहले पीटर स्किप की यही बात थी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं, कोई पिवट नहीं होने वाला है और ये तमाम चीज़ें क्रैश करेंगी। इसमें कमोडिटी हो गया, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो है वो बाय करना चाहिए। रियल क्योसिक का भी यही कहना है। अभी बार बार इसको रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं हाउस होल्ड जो है वो घर जो हम खरीदते हैं वो एक एसेट नहीं, लाइबिलिटी है, और ज़्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होनी चाहिए, ये गोल्ड की तरह के जो एसेट में होनी चाहिए। इसमें तमाम बातों को जो है वो शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है उनकी बातों के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो रियल क्योसिकी के ऑफिशियल पेज में जाके भी देख सकते हैं। देखें, जस्ट इन ओवर 860 बिलियन वाज वाइप आउट फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट टुडे। और आप सिचुएशन देख सकते हैं, इसको करेक्शन कह सकते हैं मार्केट की। मार्केट पहले ही एडजस्टेड होती है सीपीआई की रिपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद, उसके बाद जाहिर सी बात है कि फ्लक्चुएशन होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट लिक्विडेट होते हैं। अब इसी के साथ देख लें, अगर हमें आने वाले वक्त में कुछ अच्छी सिचुएशन देखने को मिलती है तो एलन मस्क का ये प्लान नहीं होता कि ट्विटर के जो तकरीबन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए। जाहिर सी बात है, निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू नहीं है तो रेवेन्यू एड्स से आता है, और एड्स नहीं है, जब कारोबार चलेगा तो एड्स होते हैं। ये देखने को तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ मेटा लफ्ज़ आ जाता है वहाँ खटकना जो है वो ज़रूर बनता है। मेटा अनाउंस सपोर्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग पॉलीगॉन एनएफटी ऑन इंस्टाग्राम। तो मेटा के हवाले से, यानी कि मेटा फेसबुक और या मेटा मास्क को, वो मेटा मास्क वाला, दोनों ही मेटा को हम श्योरिटी नहीं देख सकते। ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि जो मार्क जुकरबर्ग है उनकी जो साइकी है, उनकी साइकी में कोलैबोरेशन नहीं है, वो किसी के साथ कोलैब करके काम नहीं करते। ऑल्दो कि व्हाट्सएप ख़रीद लिया फिर काम किया, इंस्टाग्राम ख़रीद लिया फिर काम किया। मेटामास्क का कोलैबोरेशन काफ़ी सारे मेटावर्स प्रोजेक्ट के साथ चलना शुरू हुआ, जिसके बाद से जो है वो फेसबुक का मेटा जो है वो हमें क्रैशिंग पोजीशन में नज़र आता है। ऑल्दो कि यूएस स्टॉक की वजह से भी हो सकता है, यूएसए के हालात की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इनकी साइकी में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोलैब करके काम अमन और सलामती और सुकून के साथ जो है वो कर सकें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड सपोर्ट फॉर सोलाना एनएफटी। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है,
बाइनेंस पार्टनर विद हार्डवेयर वॉलेट मैन्युफैक्चर्ड लेजर टू इनेबल क्रिप्टो परचेज। अब इसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करते चलूँ, आई कार्ड में आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। वॉच इट बिफोर यूजिंग बाइनेंस। अब बाइनेंस के डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे हम जो है वो डिसेंट्रलाइज बाय और सेल करते हैं, अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं और फिर बाय और सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं, जिसके बाद जो है वो बाइनेंस जिसके बाद अगर हमारा ऑर्डर स्ट्राइक करता है, दूसरा खरीदता है, तो फिर वो सेल आउट हो जाता है। जैसे ऑन चेन का आप समझ लीजिए, ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे DYDX है, लेकिन इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इनके ऑर्डर्स को आप स्टडी करके भी जो है कुछ खासी प्राइस प्रिडिक्शन जो है वो नहीं कर सकते। ऑल्दो के एक्सचेंजेस के ऑर्डर इस वक्त जो क्रिप्टो ट्रेड होती है वो अपने वॉलेट से आप एक्सचेंज पे लेके जाते हो, वहाँ पे सेल करते हो, बाय सेल ऑर्डर लगा के फिर वहाँ से खरीद के दोबारा जो है वो अपने वॉलेट में ले आते हो। अब ये जो सिस्टम है इसमें ये होता है कि अपने वॉलेट को आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो एक्सचेंज के साथ, फिर ट्रेडिंग ऑर्डर लगाते हो, फिर ट्रेड होते हैं, जिसकी एग्जांपल DYDX है। आपको एक में वीडियो भी नज़र आ रही होगी, वहाँ पे भी ये बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है। अब रिसेंटली जो बाइनेंस में हैक हुआ था वो उसी प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज है, यानी कि आप एक चेन से दूसरी चेन में BNB को कन्वर्ट करते हो, डिफरेंट एसेट्स को कन्वर्ट करते हो, फिर वहाँ पे जो ट्रेड हो सकती है। तो उसी जो पूल था, यानी कि जो चेंज करते हैं इंटरचेंज होता, वहीं से जो हैक हुआ, जिसमें BNB वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो बाइनेंस की हैक हुई थी। ऑल्दो के यूज़र यानी कि यूज़र फेस से कोई लॉस नहीं हुआ था, लेकिन बाइनेंस को खुद जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ा था। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, रॉबिनहुड रिपोर्ट अ नेट लॉस ऑफ 175 मिलियन इन Q3 2002। अभी जो आपको Q3 2002 रिपोर्टेड अ नेट लॉस 175 बिलियन ये नज़र आ रहा है। मल्टीपल टाइम पे डिफरेंट जो है वो Q3 के जो है वो नेट लॉसेस और प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे ये आते रहेंगे और उसी हिसाब से मार्केट वेरिएट करेगी डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से। जैसे एनवीडिया का होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्रिप्टो के लिए, टेक के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें और हैं, टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं और ज़्यादा जो है वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट CPI की रिपोर्ट है, FMC की मीटिंग के मिनट्स हैं जिस मंथ के एंड में, इसके बाद दिसंबर है, 5 हफ्ते हैं। ऑल्दो कि मार्केट अब अपने आप को करेक्ट करेगी, लेके जाएगी दोबारा उसी पोजीशन। 5 हफ्ते जो है वो रह चुके हैं। अब देखना है कि आज या कल के दिन से जो है वो राउंड मार्केट में कॉन्फिडेंस आना जो शुरू हो जाएगा, अदर सेल की तरफ कॉन्फिडेंस हो या जो है बाई की तरफ कॉन्फिडेंस हो। फ्यूचर इंडिसेस देखिए हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं, स्मॉल कैप जहाँ पॉजिटिव था वहाँ स्मॉल कैप जो हमें नेगेटिव नज़र आता है। फ्यूचर इंडेक्स इस वक्त जो है वो मार्केट ऑन है, मेजर इंडेक्सेस क्लोज है और हैवी लॉस के साथ जो क्लोज है। डॉ जोन्स का इतना बड़ा जो है वो चेंज आना अच्छी बात नहीं है, नैस्डैक का भी अच्छी बात नहीं है, और S&P 500 इंडेक्स का नॉर्मल है, इतना हो जाता है। 4 नवंबर चेक कर लेते हैं, 11 नवंबर 20,500, 4 नवंबर 20,000 मैक्स पेन प्राइस स्टिल बिटकॉइन की मौजूद है, और आज 3 नवंबर है, कोई खासा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। अब ज़रा देख लें तो डॉज कॉइन -6.6% डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन, बाकी कुछ और कॉइन जो करेक्शन ले रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो देख लेते हैं तो BTC करेक्शन में आ गया है, इथेरियम करेक्शन में आ गया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। BNB 11% पे स्टिल, और यहीं कहीं डॉज होता था, इस वक्त जो नज़र नहीं आ रहा, 100% के साथ कहीं होता था, देख लेंगे शायद यहाँ पर। ये रहा डॉज है वीकली टाइम फ्रेम में 81.9% के साथ, लेकिन अपने मार्केट कैप के हिसाब से उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ होना चाहिए था, इस बफर में दिखना चाहिए था। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, बायफ्लो में मास्क कॉइन है, कोई ये नया प्रोजेक्ट है, इसको देखेंगे। हमारे देखने से पहले आप चाहें तो खुद भी स्टडी कर सकते हैं। XRP के साथ CSZ, मैटिक, और मैटिक के साथ जो है वो AR, ये वो कुछ प्रोजेक्ट हैं, आप सिंपली देख सकते हो कि इनमें जो है वो पब्लिक जाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ये नए प्रोजेक्ट हैं तो जल्द ही जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ से जो है वो शॉर्ट किया जा सकता है लोअर एवरेज के साथ, जो है वो हाई रेंज के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर करते हैं। सेलिंग प्रेशर में इथेरियम, डॉज, मास्क, PNB और ये LTC आ चुके हैं। ऑल्दो कि BNB का अच्छा खासा स्टेक है, BTC के पीछे अच्छा खासा स्टेक है, USDT में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो स्टिल मौजूद है। ओवरऑल देख लें ये कुछ सिचुएशन है, यहाँ पर आप देखें तो ये 2 नवंबर की सिचुएशन है, मार्केट इस पोजीशन पे जो है वो क्लोज हुई है। ऑल्दो कि ये जो लाइन है एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, अगर इस लाइन को ब्रेक कर जाती है, जिसके चांसेस हैं, तो फिर सिचुएशन बुरी जाएगी। ऑल्दो कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम 150 मूविंग एवरेज RSI के हिसाब से देखें तो भी सिचुएशन हमें कोई अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अगर इसको भी क्रॉस कर गया, चांसेस होते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन ज़ाहिर सी बात इसको क्रॉस कर गया तो आज के दिन कुछ सिचुएशन हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, इसकी चांसेस यही हैं। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, डॉलर करेंसी इंडेक्स को बढ़ना चाहिए था, ये 2 नवंबर है, डॉलर करेंसी इंडेक्स की ये सिचुएशन रही है, इतना बड़ा जो है विग आई है इसके बाद। ऑल्दो कि ऐसी विग चेंज करती है डायरेक्शन को, ये विग देख लें, ये विग देख लें, और इसको भी विग कह सकते हैं या फिर ये विग कह लें। और ऑल्दो कि अब विग आया तो हम समझें कि कुछ गड़बड़ होने वाली, चीज़ें चेंज होने वाली।
नेक्स्ट क्या नज़र आता है, 114 और 114 के बाद 115 के राउंड अबाउट जो है वो इसके चांसेस हैं, ये जा सकता है। इसमें स्टिल अपॉर्चुनिटी डॉलर करेंसी इंडेक्स में, डॉलर करेंसी इंडेक्स जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें भी जाएंगी। ऑल्दो कि बिटकॉइन ने किस तरीके से बिहेव किया, तो बिटकॉइन ने गोल्ड की तरह ही बिहेव किया। इधर जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट समझते हैं बिटकॉइन को, वो एग्जिट कर गए। जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट समझते हैं उन्होंने जो वो एंट्री ले ली। अब किन्होंने एंट्री ली, किन्होंने एग्जिट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की सिचुएशन देखें तो कुछ ये एक विग हमें नज़र आती है अराउंड अबाउट 16 की टाइम में, जो 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये तकरीबन जो विग थी 12 से लेकर जो है वो 20 तक के दरमियान ये हमें विग नज़र आती है। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप चाहें तो खुद भी जाके देख सकते हैं। ऑल्दो क्या RSI में स्टिल अपॉर्चुनिटी है और नीचे आने की। आप ज़रा मूविंग एवरेज जिसके हिसाब से लिक्विडेशन के हिसाब से देख लें तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट में मल्टीपल हमें लिक्विडेशन होती हुई नज़र आती हैं ऐसी सिचुएशन में, जो कि हमें नज़र आई। ऑल्दो के कुछ इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा की उम्मीद थी, 87,000 के करीब जो आ गए। ऑल्दो के जो रिपोर्ट थी, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट थी, इसको कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा ही और उनको बढ़ाना पड़ेगा। 30 डे का टाइम फ्रेम देखें तो 1,26,000, लेकिन अगर आप 60 डे का देखें या उससे ज़्यादा का देखें तो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद BTC एग्जिट है, जिसमें से 6,000 के करीब BTC ने एंट्री ली और बिटकॉइन बैलेंस रहा, इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हो सका। ऑल्दो कि एग्जिट क्या हुआ है, तो एग्जिट अगर आप देखें तो किस एक्सचेंज से एग्जिट हुआ है, स्टिल अभी हमें किसी एक्सचेंज से एग्जिट बिटकॉइन नज़र नहीं आता। ऑल्दो कि स्टिल बिटकॉइन मौजूद है, ये बिटकॉइन एक्सचेंजेस में, जैसी बात है ये सेल होने के लिए ही एक्सचेंजेस में होगा, तकरीबन 7,000 के करीब है। तो जब सेल होगा तो फिर आपको इसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन देख लें, वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप बहुत गहरी नज़र से देखेंगे तो, लेकिन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बिटकॉइन चला। जैसे जैसे इनका गैप कम होता रहेगा तो बिटकॉइन ब्रेकआउट पॉइंट पे चला जाएगा, फिर हमें एक मल्टीपल विग्स नज़र आएंगी लॉन्ग एंड शॉर्ट में, लिक्विडेशन होगी, फिर बिटकॉइन एक डायरेक्शन लेगा। ऑल्दो के अब इन तमाम चीज़ों को US स्टॉक के साथ ले लें, अगर US स्टॉक क्रैश कर जाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात ये नीचे रहेगा, लेकिन स्टिल बिटकॉइन एक साइडवेज मूवमेंट के साथ चल रहा है और बाय एंड सेल का जो अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, जितना बाय हो रहा है उतना ही सेल हो रहा है और एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है। स्टिल जो है वो एक तरह की डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम की सिचुएशन जो क्रिएट करता हुआ जा रहा है, सेम बार बार जो इसी पॉइंट रेंज में तकरीबन 20,000 के करीब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का रीजन है जहाँ मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे हमें वॉल्यूम नज़र आता है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो वॉल्यूम हमें इस रीजन में नज़र आता है, जो कि तकरीबन 18,000 से 19,000 तक का हमें रीजन नज़र आता है, जो नेक्स्ट रीजन होगा बिटकॉइन का नीचे का। वीकली टाइम फ्रेम की सिचुएशन देख लें, जो हमें ये सिचुएशन नज़र आती है। स्टिल जो 1-2-3 हफ्ते जो है वो बिटकॉइन ने गेन किया, उसके बाद जो है इस वीक जो बिटकॉइन इस वक्त तक जो है वो रेड कैंडल में है। आज का दिन क्लियर हो जाएगा जब US स्टॉक जो है ओपन होंगे। स्टिल अब देख लें सिचुएशन, बिटकॉइन के बायर्स किस किस पोजीशन में बिटकॉइन को देखते हैं, तो स्टिल जो 10,000 पे बिटकॉइन को बाय करने की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, ये 11,000 पे, वो कम होते जा रहे हैं। 12,000 तक स्टिल अपॉर्चुनिटी दिखती है, 16,000 पे लोगों को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। ऑल्दो कि अगर 17,000 से क्रैश करता है तो चांसेस हैं, फिर 15,000 पे आएगा, 16,000 पे इसका ब्रेक लगना मुश्किल है। ऑल्दो कि अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो क्रैश बहुत बुरा होगा, फिर वो 600 मूविंग एवरेज की जानिब जाएगा अगर वो क्रैश आता है। इसको बड़ा कर लें तो 20,590 और 19,800 की रेंज हमें नज़र आती है। उसके बाद और देखें तो 19,300 हमें नज़र आता है और यहाँ पर आप देखें तो 20,800 की विक तक जो है वो बिटकॉइन गया है। तकरीबन 9 घंटे के बाद जो मार्केट ओपन हो जाएगी तो ओवरऑल ये सिचुएशन है बिटकॉइन की जो इम्पैक्ट करेगी। तकरीबन 9 घंटे के बाद जो मार्केट ओपन हो जाएगी और मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करेगी, बिटकॉइन भी उस हिसाब से बिहेव करेगा। स्टिल अब तक जो है बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई विद रिस्पेक्ट टू द US स्टॉक। अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की 17,000 से 20,000 की रेंज में पूरा सितंबर, फिर अक्टूबर में भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की और नवंबर जो है वो आ गया। फेड के इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट भी हो गई, उसके बाद बिटकॉइन स्टिल जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है 20,000 के राउंड अबाउट। तो स्टिल एक तरह का स्टॉक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बन के बिटकॉइन जो बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। कुछ इन्वेस्टर हैं जो एज ए स्टॉक लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर जो एज ए गोल्ड ले रहे हैं, जिस वजह से बाइंग और सेलिंग एक तरीके से इक्वल जा रहे हैं, तो बिटकॉइन वो क्रैश नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से जो लोगों को उम्मीद है। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, अगर S&P 500 इंडेक्स क्रैश करता है और क्रैश बहुत ज़्यादा हो जाता है और बिटकॉइन उससे कोरिलेट होने लगता है, फिर कॉन्फिडेंस, जो बाइंग कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। लोग अपॉर्चुनिटी इस बात की देखने लगेंगे कि नीचे से बिटकॉइन को बाई किया जा सकता है, तो फिर अगर ये तमाम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमें बिटकॉइन जो है वो क्रैश करता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो कि स्टिल अपॉर्चुनिटी है, जब तक अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर रिबन इंडिकेटर वगैरह के हिसाब से 300 मूविंग एवरेज वीकली के हिसाब से देखें,
3 डे डेथ क्रॉस के हिसाब से देखें तो स्टिल बिटकॉइन में आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप DCA के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आपकी इन्वेस्टमेंट है तो जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है उसको DCA कर सकते हो और अपने नंबर ऑफ कॉइन्स को जो इंक्रीज कर सकते हो, ताकि जब आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले बिटकॉइन में हैवी DCA करने की, यानी कि ज़्यादा सेल करके ज़्यादा बाय करने की, तो फिर जो है वो आप कर सको, जो कि आने वाले वक्त में तकरीबन 6 से 7 महीने में चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है ऐसी मिले कि बिटकॉइन एक अपर रेंज में जाए, जहाँ से जो है वो अच्छा जो है वो DCA मिलेगा। ऑल्दो कि बुल रन की सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन हाल्विंग के राउंड अबाउट या उसके बाद ही जो प्रिडिक्ट किया सकती है, या फिर जो US स्टॉक में जो है वो हमें पिवट नज़र आए कि जो फेड इंटरेस्ट रेट है वो जो है वो रिवर्स कर जाए और इंटरेस्ट रेट दोबारा से कम होना शुरू हो जाए। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।